बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब के हवाले से, जहां आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को एजाज़ात दिए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चेयरमैन सेनेट भी मौजूद थे। तकरीब में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक और मरियम औरंगजेब ने भी शिरकत की। Mirza, Chairman, Joint Chief of Staff Committee, to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. General Sayyid Asim Munir Ahmed Shah, Chief of the Army Staff, to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने सलमान शहबाज को 13 दिसंबर तक मुताल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत की। वकील अमजद परवेज ने दलाल दिए कि सलमान शहबाज अक्टूबर 2018 से बैरून मुल्क हैं। नवंबर 2020 में FIA एंटी करप्शन सर्किल लाहौर ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। सलमान शहबाज 11 दिसंबर को वतन वापस आ रहे हैं, हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम की अदम मौजूदगी में जमानत नहीं दी जाएगी, जिस पर वकील ने एयरपोर्ट से अदालत आने तक गिरफ्तार ना करने की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि मुस्लिम लीग तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी जानिब से लचक का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा। वाज़ेह कर दिया कि शराइत के साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि पंजाब में हुकूमत बनाना मुस्लिम लीग का हक है। खान साहब असम्बलियाँ छोड़ना चाहते हैं तो शौक पूरा कर लें। उसामा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू कर रहे थे। गैर मशरूत बाद में कोई मुज़ायका नहीं है, मुस्लिम लीग नून में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इनफ्लेक्सिबिलिटी दूसरी साइड से है। उनके लिए बेहतर है कि एक सियासी जो है उसमें ठहराव आए। हम तमाम मिल के मुआशी मामलात को इस वक्त हैंडल करें। अगर इमरान खान साहब इतने कैटेगोरिक हैं, असम्बली से निकलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर वो निकल जाना चाहिए, फिर पोजीशन ज़्यादा बेहतर होगी। मुस्लिम लीग नून का हक है इस वक्त हुकूमत बनाने का पंजाब में, और इनका वज़ीर आला होना चाहिए। आप क्या परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को तब्दील करेंगे या उनका हाथ बटाएंगे कि उनका निज़ाम चलता रहे अगर इमरान खान उनसे सपोर्ट खींच ले? तो हालात के मुताबिक आपको पोजीशन लेनी पड़ती हैं। इम्कान क्या है कि परवेज़ इलाही शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाए? नथिंग कैन बी रूल्ड आउट। इस वक्त एजेंडे पे नहीं है जी कोई ऐसी मुलाकात। मोहनिस इलाही साहब कहते हैं कि जनरल कमर बाजवा ने उनको उधर भेज दिया। दो और लोग थे, एक साहब एयरफोर्स से थे, एक बाबडा माजी के एक चेयरमैन थे। दो शख्सियात ने उनको इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद उन्होंने चीफ को रब्ता किया और उन्होंने कहा जी जो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। ये नहीं, हम लड़ाई नहीं कर रहे, लड़ाई तो करने का फायदा नहीं है। ये रेड लाइन कोई नहीं खींची तालिब साहब, वी आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। अफसोस होता है कि टाइम गुजर रहा है। मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। एक मेरी क्लैरिटी है कि हमने प्रोग्राम खत्म करना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं जमहूरियत मुस्तहकम हो गई, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इसहाक डार से मईशत पर बात हुई, वो मुफाहमत भी अच्छी कर लेते हैं। इमरान खान के डबल गेम से मुतालिक बयान पर उनका कहना था कि इसका जवाब इमरान खान खुद ही दे सकते हैं। और अभी खबर यह है कि अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में किसी उम्मीदवार या किसी एक शख्सियत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। जिस चीज़ के हक में है वो पाकिस्तान का आईनी निज़ाम है। तर्जुमान नेड प्राइस ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अहम शराकतदार है, ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खारजा सेक्रेटरी बनने पर सवाल के जवाब में कहा कि हमने मुसलसल इन झूठी और बुज़दिलाना अफवाहों की तरदीद की है। हम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के मफाद में है। नेड प्राइस ने कहा कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द अफगानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो खित्ते में दहशतगर्दी के ख़तरात से निमटने के लिए जो हुआ करेंगे और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि कलदम TTP समेत
दीगर ग्रोहों को मुतहर्रिक होते देखा है, चाहते हैं दहशतगर्द अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ केस में हतमी दलाइल के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील अली जफर ने अदालत से इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई एक्शन लेने से रोकने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है, पार्टी सरबराह को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि अदालत ने पहले ही रोक रखा है, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे, जिस पर अली जफर ने कहा कि कमीशन ने 13 दिसंबर के लिए एक और नोटिस जारी किया है, अदालत इसे रोक दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस केस की जल्द समाअत करके फैसला कर देगी। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं इस इजलास से मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का 4 नुकाती एजेंडा है जिस पर आज गौर किया जाएगा। तेल के ज़खायर की तस्खीर के लिए मनसूख शुदा लाइसेंस की बहाली एजेंडे में शामिल है। सैलाब 2022 से मुतालिक वफाकी काबीना को नुकसान का जो तखमीना है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी शामिल है। वफाकी काबीना से कानून सदर मुतालिक काबीना कमेटी के 1 दिसंबर के इजलास के फैसले हैं उसकी भी मंजूरी ली जानी है और मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो है वो मुल्क की मीशत के ऊपर ब्रीफिंग भी देंगे और पंजाब में जो सियासी बहरान की कैफियत है उसको किस तरीके से निमटना है, क्या हिकमत अमली होनी है, ये सारे मामला जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर बहस आएंगे। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल से मुताल्लिक खुद नोटिस केस वज़ारत ख़ारजा ने तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्या और मुत्तहिदा अरब अमारात में खुसूसी नुमाइंदा भेजने पर गौर किया जा रहा है जो मुकामी हुक्काम के साथ अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात का मामला उठाएंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी अपडेट कीजिए जुल्करनैन। देखिए, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो तहरीरी जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया है, जिससे मौका पर तैयार किया गया है कि कीनिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, इसलिए खुसूसी नुमाइंदा भेजने की तजवीज़ ज़ेर गौर है जो कीनिया और यूएई में जाकर जो मजाज हुकाम है उनके साथ मुलाकातें करेगा और अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के हवाले से जो मज़ीद ताउन और जो तहकीकात है उनमें न सिर्फ ताउन की बल्कि पेशरफ्त की भी दरख्वास्त करेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और कीनिया के वज़राए ख़ारजा हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ते की भी पर भी गौर किया जा रहा है कि वो राब्ता करके वज़ीर ख़ारजा उनसे दरख्वास्त करें कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जल्द अज जल्द जो मुकम्मल किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वज़ारत ख़ारजा का ताउन जो है स्पेशल GIT के साथ वो सिर्फ इस हद तक नहीं होगा कि MNAs को भिजवा दिया जाए और मुल्ज़मान की जो एक्सट्रेडिशन है अगर इस नौबत आती है मुल्ज़मान की हवालगी की तो सिर्फ वहाँ तक रहे। वज़ारत ख़ारजा तमाम जो अपने ज़राए हैं वो इस्तेमाल करेगा ताकि जल्द अज जल्द अरशद शरीफ के कत्ल की जो तहकीकात है उनको मुकम्मल किया जा सके। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी आपको खबर देंगे कि कराची में मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल फोन्स छीनने की वारदातों में इजाफा हुआ है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इसका एतराफ़ भी कर लिया है। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि छीने गए मोबाइल को मुंतकिल करने का ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क मौजूद है। मोबाइल फोन्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करके दूसरे शहर भेज दिए जाते हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर ये बता दीजिएगा स्ट्रीट क्राइम की शहर में क्या सूरत हाल है? हम तो ये देखते हैं कि तकरीबन 9% से 12% जुर्म शहर में बढ़ गया है। ब्रेकअप देखिए स्ट्रीट क्राइम का तो 2 ऐसे हेड्स हैं, एक मोटरसाइकिल चोरी और दूसरा मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग। ये दोनों पुलिस के लिए चैलेंज है, ये बड़ा है। जो बाकी स्ट्रीट क्राइम के हेड्स हैं जिस तरह से 4 व्हील की स्नैचिंग है, 4 व्हील की थेफ्ट है या मोटरसाइकिल की स्नैचिंग है, तो ये काफ़ी मतलब इनका नंबर रिड्यूस हुआ है। कराची से छीने जाने वाला या चोरी किए जाने वाला मोबाइल फ़ोन हो या फिर मोटरसाइकिल, उनका क्या होता है, वो कहाँ जाती है? ऐसे आता है कि भाई ब्लैक मार्केट यहाँ पे बहुत ओपन है, पुलिस उसको कुछ कहती नहीं, हालांकि इस तरह की बात नहीं होती है। मतलब अब मोबाइल मार्केट में चले जाएँ, मोबाइल आपको सारे जायज़ मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो छुप के छुपाते इस तरह का काम करेंगे। तो मोटरसाइकिल की पार्ट्स का भी इसी तरह से है कि मतलब आपको ऐसी मार्केट्स मिलेंगी जहाँ पे जायज़ कारोबार होता है, लेकिन ये कि छुपते छुपाते वो फिर इस तरह से काम करते हैं। मुझे किसी
موٹر سائیکل کے پارٹ کی ضرورت ہے تو ہم چاہوں گا کہ بھئی اچھا بھی ملے اور سستا بھی ملے. مطلب اس میں بہت سارے ایسے گینگز ہم نے پکڑے ہیں جو بڑے آرگنائز طریقے سے جو اچھے موبائل ہیں ان کو پراپر پیکنگ کر کے ان کی مطلب جو سافٹ ویئر ہے اس کو چینج کر کے باقاعدہ کوریئر کے ذریعے مطلب وہ ٹرانسپورٹ کرتے تھے. کسی اور شہر کا موبائل ادھر آ جاتا ہے, اس شہر کا موبائل کسی اور شہر میں چلا جاتا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کام ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ میں. ہم نے پیپلز بس سروس جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خصوصی ہدایت پر شروع کی گئی اور جس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پروجیکٹ کو لیڈ کیا. اس پروجیکٹ میں بھی ہم نے پہلے کراچی, پھر لاڑکانو, اس کے بعد پھر حیدرآباد شروع کر دیا اور سکھر میں بھی ٹیسٹ رن اس کا کامیابی سے کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ دسمبر میں ہماری کوشش ہے کہ سکھر میں بھی پیپلز بس سروس کو جو ہے وہ پبلک کے لیے کھول دیا جائے. تو عوام کے لیے جو بھی سہولت کے لیے چیزیں ہیں وہ حکومت سندھ کر رہی ہے. اس وقت مہنگائی کا ملک میں طوفان ہے. اس مہنگائی کے طوفان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آٹے کی قلت اور آٹا مہنگا ہوا ہے. جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, میں صحافیوں سے گزارش کروں گا وہاں پوزیشن دیکھیں کہ وہاں پہ ویٹ کی اور آٹے کی پوزیشن کیا ہے اور کس نرخوں میں آٹا عوام کو دیا جا رہا ہے. میرے ساتھ کھڑے ہیں, موجود ہیں منسٹر فوڈ مکیش چاولہ صاحب. انہوں نے باقاعدہ محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ کوشش کی اور ابھی تک آٹا جو ہے 65 روپے فی کلو عوام کو دیا جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی. حالانکہ پوری کوشش کی گئی کہیں پہ کوئی شارٹیج نہ ہو اور اس وقت بھی 1100 سے زائد اسپاٹس, اسٹالز, شاپس یا موبائل وینس پورے سندھ بھر میں موجود ہیں جو کہ سندھ کے ہر علاقے میں, گاؤں میں, دیہات میں, شہروں میں لوگوں کو 65 روپے فی کلو جو ہے وہ آٹا فراہم کریں. کیونکہ گورنمنٹ کی ایک ول ہے, گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ عوام کو ریلیف کس طرح پہنچانا ہے, عوام کی بیسک نیڈز کیا ہیں, اس بیسک نیڈز میں عوام کو کس طرح ان کی سہولت پہنچانی ہے. تو یہ بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو کہ اپنی کمٹمنٹ پہ سب کام کر رہا ہے. یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے اور یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں کوئی احسان نہیں ہے عوام پر. یہ عوام ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ آپ اپنے ایسے نمائندے منتخب کریں جو کہ جن کو بھلے سیاست کے ٹائم پہ سیاست کریں لیکن جب عوام کو ریلیف دینے کی بات ہو تب ریلیف کی بات کریں. انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت سب سے زیادہ آٹے کی قلت جو ہے وہ پنجاب میں پائی جا رہی ہے اور پنجاب میں کہیں کہیں پہ 100 روپے کلو آٹا جا رہا ہے. تو جو بھی پنجاب کی حکومت تھی جو کہ عمران خان نے جس طریقے سے بھی بنائی, پہلے بوزدار کو لا کے بنائی, پھر بعد میں کسی اور کی بیساکھی لے کر بنائی جس کو وہ ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. سننے میں ہی آ رہا ہے ایک طرف پنجاب حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں پنجاب حکومت ختم کر دوں گا, ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ مزید وزراء سے بھی حلف اٹھوا رہے ہیں. مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ یا تو وہ جھوٹ ہے یا وہ جو وزیر بن رہے ہیں ان بیچاروں کو بولا گیا کہ تمہیں یار چلو 1 مہینے کے لیے وزیر بن جاؤ یا 15 دن کے لیے وزیر بن جاؤ. تو 15 دن کے لیے بھی لوگ وزارتیں لینے کے لیے وہاں پہ بےتاب ہے پنجاب حکومت میں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت جانی تو 15 دن میں آ کے اس نے کیا محکمہ ہے کہ بریفنگ لینی ہے, کیا محکمہ سنبھالنا ہے, صرف گھر اپنے نام کے اوپر ٹائٹل لگانا ہے ایکس منسٹر کا. تو یہ تو اس وقت پنجاب میں سیاست اس طرح کی ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت لوگوں کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ جی ہم حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں, اسمبلی ختم کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں کیبنٹ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ آٹے کے ریٹ ان سے نہیں کنٹرول میں آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی بہت بری حالت ہے, لا اینڈ آرڈر کی اس وقت وہاں پہ بہت بری پوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں. وہاں پہ ٹی وی چینل پہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ایک کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں. ہر کاروباری شخص جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ ان کرمنلز کے زد میں ہے کہ ان کو بھتہ بھی دینا ہے اگر کاروبار کرنا ہے. کڈنیپنگ سب سے زیادہ اس وقت خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہو رہی ہے. اسٹریٹ کرائم کراچی پہ الزامات آتے ہیں, اس کو ہم لوگ جو بھی بہتری کر رہے ہیں ہم بات بھی کرتے ہیں, لیکن اسٹریٹ کرائم سب سے زیادہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ آ رہا ہے. بچوں کے اغوا کی اور بچوں کے مرڈر کی جو بچوں کے ساتھ زیادتیوں کی خبریں سب سے زیادہ آپ کو پنجاب سے نظر آئیں گی. تو جہاں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے
वो PTI की हुकूमत वहाँ पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, आवाम को रिलीफ फराम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, और सिर्फ गोगियों के कहने पे जो है वो मज़ीद लोगों को वजारतें दी जा रही हैं, 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे वजारतें दी जा रही हैं, क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं। हमने जो हमारे सैलाब की जो बहस हम कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी सिंध में इस वक्त हालात जो है वो सैलाब के साथ एक तारीखी नुकसान हुआ है, उसमें जिस तरह हुकूमत सिंध आगे जाके बढ़ चढ़ कर उन सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही है। हर किसान को जिसने गंदम उगानी है 5,000 रुपये पर एकड़ उसको सिंध हुकूमत दे रही है। हर उस शख्स को जिसका घर टूटा है, डैमेज हुआ, उसको सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। ये है पीपल्स पार्टी और आवाम की सिंध हुकूमत। जबकि जो चंदे जिन लोगों ने जमा किए, उन लोगों ने एक तो जो सैलाब ज़दगान का जो कॉज था उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करवाया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की आड़ में, असेंबली तोड़ने के ड्रामे की आड़ में पूरी कवरेज को, पूरे लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी साहिब हैसियत लोग होते वो सब बढ़ चढ़ कर मज़ीद आगे आते। कुछ लोग आए, लेकिन जिन लोगों को हम लोग इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत हाल पोर्ट्रे करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आएँ, इन सैलाब मुतासरीन की वापस ज़िंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत की आड़ में किया। सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया, और जो पैसे चंदे के मिले उसको, जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। वो पैसे सारे के सारे सोशल मीडिया पे, इश्तिहारों पे, डिजिटल मीडिया पे, इश्तिहारों पे सारे वो पैसे उड़ाए गए। और उन पैसों से जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए लोगों ने अगर दिए थे पैसे, तो वो उसने इस तरह ज़ाय कर दिए। तो इस वक्त इस फ्रॉन जो है, जो इस मुल्क पे इस वक्त काबिज़ है, एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास के ज़रिए काबिज़ है, झूठे तरीके से काबिज़ है, ये इस मुल्क की तारीख़ में इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कभी नहीं हुई। उसके साथ भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो बाकायदा लोग परेशान हैं, इसमें हम मानते हैं लोग परेशान हैं, लेकिन इस नैज तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मईशत का, वो इमरान खान न्याजी है। उसके इंटरव्यूज़ में जब अब आप देख रहे हैं तजाद जो आ रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हमसे ये गलती हो गई कि हम IMF के पास लेट गए। ये कह देना किसी हुक्मरान के लिए कि मुझसे गलती हो गई, या मैं चूँकि उस वक्त मैं अपना पुराना पॉलिटिकल स्टांस फेस सेविंग के लिए सोच रहा था कि मैं तो कहता था जलसों में IMF के पास जाऊँगा नहीं, और फिर मैंने जब इक़्तिदार मिला तो मुझे फौरी जाना चाहिए था ताकि हालात कुछ बेहतर होते। उसने जो अपनी ईगो के चक्कर में जो टाइम वेस्ट किया, उसके ज़रिए आज दिन तक मुल्क की मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को, जिनको मुल्क की मफाद से ज़्यादा ज़ाती मफाद ज़्यादा अजीज़ हों, क्या इस मुल्क में सियासत करने का कोई इख्तियार है? क्या ऐसे लोगों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि ये मुल्क में सियासत करें और मुल्क में पूरी कौम को दाव पे लगा दें, पूरी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, पूरी कौम के स्टेक, पूरी मईशत के स्टेक दाव पे लगा दें सिर्फ अपनी सियासत की आड़ में? इस शख्स ने जिस तरह जाली खबरों के ज़रिए पायलट्स का मसला, हमारे जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स थे, उनके लिए जो गलत बयानात दिए, पूरी दुनिया में उन पायलट्स पे लगी बैन, आपकी एयरलाइंस बैठ गई। आज भी उस बयान के वो पॉलिसी जिसको 2 साल शायद हो गए हैं, दुनिया के काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे PIA की परवाज़ नहीं जा सकती, जहाँ पे वो पायलट फ्लाई नहीं कर सकते। इसकी इस जाहिलाना, गैर जिम्मेदाराना, इनएक्सपीरियंस्ड बंदे की वजह से जो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इस शख्स ने इस कौम को, इस मुल्क को बहुत बड़ा और तारीखी नुकसान पहुंचाया है। और हम ये हर फोरम पे, ये नहीं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम वन साइडेड बात करें, हर फोरम पे इस चीज़ को उठाने के लिए हम तैयार हैं, डिबेट के तैयार हैं कि इस शख्स ने मुल्क को एक बहुत ही गलत दौराहे पे पहुंचाया है, और इस शख्स के साथ कानून के तहत इसकी हर चीज़ का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो घड़ी चोरियों के मामलात हों, चाहे वो फरागोगी के ज़रिए जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ से
प्राइवेट जहाज़ों में बाहर भेजे गए वो मामलात हों, या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उन सब पे संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे शख्स को, ऐसे बहरूपिया शख्स को, ऐसे झूठे शख्स को दोबारा कभी भी मौका ना मिले कि आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बना सके। सदर ये बता दें कि इंतखाबात का एक सिंपल मुतालबा है इमरान खान का, तो इससे हुकूमती इताद क्यों राह फरारियत अख्तियार कर रहा है? आप लोग खुद भी कहते थे कि इलेक्शन करवाएं। अब जब सूरत हाल पे दोनों फरीकें जो है वो एक हैं, तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? देखिए, इंतखाबात से कोई नहीं भागता। हम तो कहते हैं इंतखाब आज कल नहीं आज हों, लेकिन आपने पहले देखना है मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं आपके। इंतखाबात कोई सैकड़ों रुपयों में, हज़ारों रुपए में नहीं होते, अरबों रुपए के अखराजात होते हैं। इस वक्त आपके मुल्क की वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस में संजीदगी से कार्रवाई करनी चाहिए। जिनको ज़ाती मुफाद मुल्की मुफाद से ज़्यादा अजीज़ हो, उनको सियासत की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मुल्क को इस नहज पर पहुँचाने का मैन ऑफ द मैच इमरान खान है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बागों के शहर में स्मोक बनने लगी है रोग। लाहौर मुसलसल फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ महकमा माहौलियात ने भी कमर कस ली। फैक्ट्री मालकान को भारी जुर्मानों के साथ साथ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। आलूदा धुएं का गंदा धंधा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी। लोहे को भट्टे में सुलगाएं और बदले में काला धुआं उड़ाएं। कहीं कार्बन पाउडर का इस्तेमाल तो कहीं जलाए जा रहे हैं टायर्स। फैक्ट्री मालकान कहते हैं धुआं उड़ाती इन फैक्ट्रियों से बहुत से खानदानों का रोजगार जुड़ा है। इसके साथ 60 से 80 खानदान मुस्लिम है जिनका रोजगार चलता है, उनके घर के चूल्हे चलते हैं। गवर्नमेंट ना तो हमें ईंधन दे रही है, ना गैस दे रही है, ना लकड़ी दे रही है, ना कोयला दे रही है। स्मोक का खतरा भांपते ही महकमा माहौलियात भी है इन एक्शन। 3 ग्रेड बनाए हुए हैं मिलों के, छोटी, बड़ी और बड़ी। इस मिल को हम 1 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं, उसको सील कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सी फैक्ट्रियां बज़ाहिर देखने को बंद, मगर महकमा माहौलियात वाले जानते हैं सब। रवां साल भी आलूदा फिजा ने लाहौर का रुख कर लिया है। लाहौर में छाई फिजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल को बैनुल अक़वामी इदारे रंगों की जुबान में कैसे बयान कर रहे हैं, आपको बताते हैं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान हो तो खतरे की बात नहीं, इसलिए इसको सब्ज रंग से मुशाबत दी गई है। जब इंडेक्स 100 से नीचे है तो इंसानी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं, लेकिन अगर इसमें बढ़ने का रुझान है तो समझे खतरे की घंटी बजने लगी है। ऑरेंज का मतलब कि फ़िज़ा में मौजूद ज़रात का इंडेक्स 100 से बढ़ चुका है और ख़तरा शुरू हो गया है। ये दिल के अमराज और बच्चों की सेहत के लिए मुज़र है। सुर्ख का मतलब खतरा बढ़ने लगा है। सांस की बीमारियों को हवा मिलने लगी है। आंखों में जलन के साथ हद्दे निगाह भी मुतासर होने लगती है। जामनी रंग का मतलब है कि फ़िज़ाई आलूदगी हर उम्र के शख्स के लिए खतरे का बाइस है। हद्दे निगाह मज़ीद कम हो जाती है। मैरून कलर का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ चुका है। ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है जो खुली फ़िज़ा में इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बन चुकी है। लाहौर में ये फ़िज़ाई आलूदगी, जिसको नाम कोई भी दे दें, अपने पंजे काट चुका है। बाज़ इलाकों में ख़तरनाक तरीन हद से 100, 200 दर्जे या 300 दर्जे से भी ऊपर जा चुकी है। एक होती है धुंध, जिसे हम अंग्रेजी में फॉग कहते हैं। ये दरहकीकत हवा में मौजूद पानी के वो ज़रात होते हैं जिनसे नमी का तनासुब कायम होता है। जब हवा ज़रा ठंडी होती है, ये ज़रात जम जाते हैं। माहिरीन इन क्रिस्टल्स को ऐसे बादल कहते हैं जो ज़मीन से बहुत करीब आ जाते हैं। ये होता है जनाब फॉग। और अब ज़रा बात कर लेते हैं हम स्मोक की। इसके लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं। फॉग और स्मोक यानी धुंध और धुएं से मिलकर स्मोक बनता है। स्मोक कुदरती नहीं होता, बल्कि फ़ज़ा में कार्बन के शामिल होने से ये बनता है। ये जहर आलूद धुंध की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये कार्बन गाड़ियों और कारखानों से निकलता है। इस तरह जिन इलाकों की फ़ज़ा में ज़्यादा आलूदगी और कार्बन होता है, वहाँ स्मोक भी ज़्यादा ही होता है। कुदरती फॉग इंसान के लिए सेहत बख्श होती है, बस ज़रा हद निगाह कम हो जाती है, जबकि स्मोक
یہ انسانی صحت پر انتہائی منفی اثرات ڈالتا ہے۔ اسموگ سے بچے اور بوڑھے افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسموگ پھیپھڑوں اور دل کی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بینائی اور ناک کی جھلی کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اسموگ عموماً 5 نومبر سے 15 فروری تک چھایا رہتا ہے، اور اگر اس دوران ہو جائے بارش تو اسموگ کی ہو جاتی ہے چھٹی۔ ویسے پاکستان میں اسموگ کا مسئلہ 2015 میں شدید ہوا۔ لاہور اور پنجاب کے بیشتر حصے اس کی لپیٹ میں آئے۔ اب میں اس سے پہلے کہ بھیگ جاؤں بھاگ لیتی ہوں۔ اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، آپ کو بتائیں کہ MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ ڈاکٹر سیف الرحمان نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں گے۔ مدثر نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مدثر، دونوں پارٹیوں کے درمیان سب اچھا ہو گیا ہے؟ بالکل، MQM کا جو دباؤ ہے وہ کام کر گیا ہے اور پیپلز پارٹی نے بالآخر MQM کے مطالبات مان لیے ہیں۔ 2 ماہ سے جو عدالتوں کے فیصلوں کے باعث مصافی مرتضیٰ وہاب اب ایڈمنسٹریٹر نہیں رہے، اور اس وقت جو ہے نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے ڈاکٹر سیف الرحمان ہیں، اور کافی زیادہ پریشر تھا پاکستان پیپلز پارٹی پر۔ جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر سعید الرحمان جو ہیں وہ اب نئے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے سعودی عرب اور چین مشترکہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین اور سعودی عرب باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ تعلقات دوستی، باہمی اعتماد، تعاون اور مسلسل ہم آہنگی کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ کئی شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے والی اعلیٰ سطح کی سعودی چینی مشترکہ کمیٹی بھرپور کام کر رہی ہے۔ ایک اور اہم معاملہ آپ کو بتائیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی ہمارے لیے ایک بہت اہم اتحادی ہے اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے ترکی کی مدد کرتے رہیں گے۔ ترجمان محکمہ خارجہ نیڈ پرائز نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ ترکی کو کسی بھی دشمن کے خلاف اپنے دفاع کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے امریکہ اس کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ شام کے شمالی علاقوں میں کشیدگی سے متعلق اپنے موقف کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوک اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ Still back at 3, regardless of whether he keeps first or not, and just a word on his performance and why he felt so comfortable going again. Yeah, I think it's something that, even in the back of our minds in the last Test match was obviously, speaking to Popey with how he felt, keeping him batting 3, and then, similar. Just had a quick word with Ducky that, very unlikely, but. If it does mean that Popey's a bit tired, or he could take the gloves, albeit very unlikely. But the performance that Popey put in last week as an individual, I thought was outstanding. To stand behind the stumps for the amount of period of time he did after scoring 100, and then standing in the field, going back out and batting again. It was especially for someone who's not used to doing that role. Number 3 is a very crucial position out here, and. He took it in his stride and really enjoyed his time behind the stumps. And you're right, I thought he did a fantastic job for someone who's obviously a part-time keeper. So it's great that we're able to have different options. But as I said at the very start of the presser, that the team that we've picked for this Test match, won't have too many bearings going forward, into the next game or even into the summer. Because obviously. Folksy is our government, and I can't stress that enough. That the selection doesn't mean anything for the future for us. Thanks very much, everyone. Thank you. آپ کو بتائیں کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ٹیسٹ میچ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پلیئرز کے کمبینیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ لیونگسٹن کی جگہ مارک ووڈ کو شامل کیا ہے۔ ووڈ کی بالنگ اسپیڈ کو بھی استعمال کریں گے۔ ورلڈ کپ کی کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی ہے۔ فائنل 4 میں رسائی کے لیے جنگ ہوگی 8 بہترین ٹیموں کے درمیان۔ پہلا کوارٹر فائنل جمعہ 9 دسمبر کو نیمار کی برازیل اور کروشیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی رات ارجنٹائن کے لائنل میسی سیمی فائنل کے ٹکٹ کے لیے نیدرلینڈ سے ٹکرائیں گے۔ ہفتہ 10 دسمبر کو رونالڈو کی پرتگال کی ٹیم عالمی کپ میں سب کو حیران کر دینے والی ٹیم مراکش کے خلاف میدان میں اترے گی۔ آخری کوارٹر فائنل یورپ کی 2 بڑی طاقتوں یعنی کہ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ عالمی میلے میں اب تک سب سے زیادہ 5 گول فرانس کے اسٹرائکر امباپے نے کیے ہیں۔